नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी। और जैसा कि आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि आजकल आप सुन रहे होंगे, काफ़ी हीट टॉपिक बना हुआ है, और डॉक्ट्रिन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड एक डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो या फिर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ये प्रॉमिस किया था, तो वही प्रॉमिस को पूरा करते हुए आप लोगों के लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें अलग अलग स्तर पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी समय समय पर। आप सभी लोगों को क्या करना है, इन वीडियोस के साथ बने हुए रहना है, और इन वीडियोस के साथ साथ आप लोगों को अपने प्रॉपर इन वीडियोस के नोट्स बनाने हैं। इससे आप लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक के साथ साथ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। और उससे क्या होगा कि आप लोग कभी किसी के साथ अपने संविधान को लेके वाद विवाद करेंगे या फिर वार्ता करेंगे, तो आपकी समझ बढ़ेगी। आप लोग देखेंगे कि आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनमें वजन बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको ये कंप्लीट एनालिसिस देखना है अच्छे से। तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। इसमें आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि ये क्लियर नहीं हो पाए या फिर ये मुझे पूछने हैं, तो आप सभी लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी आईडी है, यहाँ पे फॉलो कीजिए। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और हमेशा की तरह इस सेशन की जो पीडीएफ होती है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे भी मुझे फॉलो करना है, ताकि आप लोग इस सेशन की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर पाए। तो हम इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये जो बैकग्राउंड है, ये कायदे से समझा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी समझ के साथ साथ आप क्या डेवलप कर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए, उनके कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, उनको आप कंप्लीटली समझ पाएंगे अगर आपके पास बैकग्राउंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग बनाया हो आपने। तो हम अपनी वीडियो को बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। 24 अप्रैल 1973 में, कभी भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर, अब मैं जनरली अपने सेशंस में भी बताता हूँ कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर का नाम सुनता हूँ तो मुझे एक डेट सीधा याद आती है, जो कि हमारे भारत की पॉलिटी है, जो हमारे पास, हमारे जो इंडियन पॉलिटी की बुक है, या फिर हमारा जो संविधान है, उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसने कि भारत की राज व्यवस्था का इतिहास पलट के रख दिया। तो ये दिन अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस दिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ, सेम डेट। लेकिन अगर इतिहास के पर्सपेक्टिव से कोई मुझे पूछे, तो मैं यहाँ पे इस डेट पे केशवानंद भारती केस को जरूर मेंशन करूंगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 24 अप्रैल को देखा जाए थोड़ा, 24 अप्रैल पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत सिस्टम हमारे जो ऑफिशियल गजट है उसमें शामिल कर दिया गया था। और उसी दिन से आज हम जैसे पंचायती सिस्टम देखते हैं, ये प्रॉपर अप्लाई हो चुका था। ठीक है। पीवी इनिशियल स्टेज में राजीव गांधी जी ने भी काफी प्रयास किए पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, लेकिन राज्यसभा में बार बार ये बिल गिर जाता था। अंत में 1991 में जो नरसिम्हा राव जी, उनकी सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इसको एक्शन में लिया और अंततः 1993 में क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया गया। केशवानंद भारती केस से रिलेटेड जो प्रॉपर डिटेल एनालिसिस होगा, हम उसको बाद में समझेंगे। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये आप लोगों को जीएस पोर्शन में कैसे काम करेगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो ये हिट करते हैं, ये जो टॉपिक है वो हिट करता है। आज के सेशन में आप काफी बार सुनेंगे लैंड रिफॉर्म्स। ये जो टॉपिक है, ये इकोनॉमी का
टॉपिक है जो कि बार बार आप लोग सुनेंगे इस सेशन में। दूसरा टॉपिक है हमारे पास सोशल जस्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के सेशन से कोरिलेट होता है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखूं मैं तो ये स्वाधीनता के बाद भारत एक स्पेशल टॉपिक है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहां ये वाला सेशन कवर करता है। हम जानते हैं कि पॉलिटी को तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करता है ये सेशन, और एक नया एंगल देखेंगे हम आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जो कि यूएसएसआर का होगा, क्योंकि आप एक एंगल सोवियत संघ का भी देखेंगे सेशन में। तो इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना हमारे पास क्या है, इस सेशन को इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके लिए पॉलिटी सेशन में ही वैल्यूएबल नहीं होने वाला ये सेशन, ये आपके पास इतने तरीके से एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने पास एक पेन और एक पेपर उठा दीजिए, और इससे आगे जो भी चीजें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूं, आप लोगों को क्या करना है, वो पेन पेपर लेके नोट करते जाना है। जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट्स, कुछ भी कॉन्सेप्ट लगे, आप लोगों को नोट करते जाना है। नोट्स भले ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूंगा, लेकिन जो नोट्स आप इस वीडियो के साथ साथ बनाएंगे वो बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की अच्छी खासी समझ, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करेंगे तो आप लोगों की समझ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी संविधान को लेकर। आप लोगों को ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको बड़े सरल तरीके से बताना मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो मैं अपना प्रॉपर प्रयास करूंगा कि मैं प्रॉपर इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, स्टोरी के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को समझाता रहूं कि उस समय की स्थिति क्या थी, कैसे इंदिरा गांधी और के कामराजन, मोरारजी देसाई के बीच में टकरार थी, कैसे कांग्रेस दो फाड़ हो गई, कैसे सुप्रीम कोर्ट दो फाड़ हो गई, कैसे हाई कोर्ट सेपरेट हो गया। इन सब चीजों को एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाना मेरे आज के इस सेशन का उद्देश्य रह जाएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम बैकग्राउंड के साथ। हम लोग जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके काफी अलग अलग भाग है, काफी भाग में डिवाइडेड है, काफी पार्ट में डिवाइडेड है। इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 20 पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की समझ रखना जरूरी है। और समझ रखने से अर्थ यही नहीं है कि आप कुछ आर्टिकल्स रट लो, वो समझ हो गई, नहीं। आप लोगों के पास पूरा प्रीव्यू होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि आप कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पढ़ेंगे। अब देखिए ये किस किस से रिलेटेबल है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पार्ट 4 है हमारे पास डीपीएसपी से रिलेटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और जो पार्ट 20 है इसमें सिर्फ एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368, जो कि संबंध रखता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो काफी बार अगर आर्टिकल की भाषा में आप लोगों को समझाऊं कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से और 35 तक इस पार्ट में कवर किया जाएगा, आर्टिकल 36 से रिलेटेड और 51 तक इस पार्ट में कवर किया जाएगा। और मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, पार्ट 20 में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो कि संबंध रखता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। ठीक, तो यहां पे आप लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। जब हमारे पास संविधान निर्माण हो रहा था, जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें हम काफी मतभेद देख रहे थे। मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग थे। कुछ लोग सोशलिस्ट थे, कुछ लोग कैपिटलिस्ट, उदारवादी सोच को रखते थे। अर्थात कि कुछ लोग सोचते थे कि आप लोगों को, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को एक निश्चित सीमा से ज्यादा आय नहीं रखनी चाहिए। इससे सामाजिक समानता में क्या पड़ता है, विघ्न पड़ता है। आप लोग सामाजिक एक स्टैंडर्ड पे समान नहीं आ सकते। एक तरफ कैपिटलिस्ट उदारवादी सोसाइटी कहती थी कि इसका कोई लेना देना नहीं है संपत्ति से, अगर आप लोगों ने ज्यादा मेहनत से ज्यादा पैसा कमाया है तो आपके पास प्रॉपर अधिकार है कि आप उसको क्या करें, रख सके, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर सके।
ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड और डीपीएसपी से रिलेटेड एक क्लियरिटी आप रख ले कि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि सामान्यतः आप लोगों से छीने नहीं जा सकते। और जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य क्या क्या करेगा, शुड बी, होना चाहिए। तो ये डीपीएसपी क्लियर करता है। एक बात और यहाँ पे मेंशन कर दूं, आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको, आगे भी मैं इसको रिवाइज करूंगा कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन कोर्ट। आप फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे आर्टिकल 13 तो प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा कि जनाब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, रक्षा करें। आप लोग इस बात को संज्ञान में लें, ठीक है। और डीपीएसपी है वो जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट में। आप डीपीएसपी को लेके क्या कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में लिखा हुआ है, नहीं हो रहा है तो इस पे केस फाइल कीजिए या फिर रिट फाइल कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये क्लियरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं संविधान सभा की बात कर रहा था कि संविधान सभा जो कि संविधान निर्माण कर रही थी, उसमें काफी मतभेद देखने के लिए मिले हम, लेकिन संविधान सभा ने आपस में एक सहमति बनाई हुई थी कि हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी चीज अगर हमें संविधान में ऐड करनी होगी, जो कि मीटिंग प्रॉपर बैठ रही थी, हम उस पर वोट नहीं करेंगे। वोट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाय द वे अगर मुझे संविधान में कोई चीज ऐड करानी है और बिकॉज वोट कम पड़े और ये चीज संविधान में ऐड नहीं हो पाई, तो मेरे मन में तो खटास आ गई। तो मैं इन लोगों को बोलूंगा कि आपको आगे दिखाऊंगा मैं। आगे अगर इन लोगों ने कोई अच्छी चीज, अच्छा प्रपोजल रखा तो मैंने यहाँ वोट कम करके क्या कर दिया, इनको इसको भी एलिमिनेट कर जाएगा। तो ये प्रॉपर जो प्रोसेस थी खटास से भरी ना हो, इसलिए संविधान सभा ने क्या एक सहमति बनाई थी मिलके कि हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो वोट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अगर बाय द वे कोई प्रपोजल है उस पर कुछ मतभेद होता है तो हम इस पे अमेंडमेंट करेंगे, इस पे सोच विचार करेंगे और सबकी सहमति बनने तक इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बहस करते रहेंगे। और एक बार जब सबकी सहमति बन जाए तो ही इसको क्या कहें, क्लियर कर दिया जाएगा, क्लियरेंस दी जाएगी। तो ये जो संविधान सभा था उसका प्रपोजल था। अब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके कुछ अप्स एंड डाउन्स हमको हमारे संविधान में देखने के लिए मिले। कुछ खटास या फिर कुछ अंतर विरोध हमारे संविधान में कैद होके रह गए। इस अंतर विरोध की वजह से, इस एक टॉपिक, ये जो चीज चल रही थी इसकी वजह से। अब ये अंतर विरोध क्या थे, इसको एक एग्जाम्पल के तहत मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को अभी मेंशन किया कि जस्टिसेबल होते हैं कोर्ट में, और दूसरे एंड पे हमारे पास डीपीएसपी जो कि जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट में, आप इनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसमें आपके पास एक आर्टिकल था जो कि अब जनरली नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, पर पहले ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा था आर्टिकल 39 के तहत, तो ये डीपीएसपी में आता है। और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट एफ के तहत आता था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसी के साथ साथ ये आर्टिकल 31 में भी, आर्टिकल 31 में भी मेंशन था। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एफ में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था। इसके तहत आप क्या कर सकते थे, इसके तहत आप कितनी भी संपत्ति क्या कर सकते थे, अपने पास रख सकते थे। यह आपको प्रोटेक्शन देता था कि आप संपत्ति का संचय कर सकते हैं। आपकी मर्जी हो तो आप खरीद सकते हैं जितनी मर्जी हो, आपकी मर्जी हो आप बेच सकते हैं, आपकी मर्जी हो आप अपने पास संचित रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक आर्टिकल 39 था जिसका भी सब क्लॉज बी और सी ये बताता था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का अनावश्यक संचय
राज्य करने नहीं देगा। राज्य को कैसा बनना है? राज्य अनावश्यक संपत्ति का संचय नहीं करने देगा किसी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 25 एकड़ से ज्यादा भूमि है, तो राज्य ये ध्यान में रखेगा, राज्य ये प्रयास करेगा कि इससे ऊपर की भूमि आप लोग ना रख पाए, ताकि इस भूमि का फायदा किसको हो? उन लोगों को हो जिन लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, तो इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा कि जो गरीब अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं करेंगे। एक फाइन बैलेंस क्या होगा? मेंटेन होके रह जाएगा। तो ये था। लेकिन आप देख रहे हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था। एक तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी में जो राज्य को करना था, उसका अपोज क्या कर रहा था? एक फंडामेंटल राइट कर रहा था। जो राज्य को आर्टिकल 39 में क्या करना है? लागू करना है। उसको हिंडर क्या कर रहा था? एक फंडामेंटल राइट कर रहा था, जिसको बदल पाना बहुत मुश्किल था। कुछ टर्म्स पर ही इसको बदला जा सकता था। वो टर्म्स क्या थी कि आप अगर लोक हित में कुछ कर रहे हो, सबसे पहले लोक हित का मामला हो, आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कह सकते कि क्या हमने ये आपसे फंडामेंटल राइट्स ले लिया, आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले ली। आप ऐसे भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। आप लोगों को क्या स्पेसिफिक बात मेंशन करनी पड़ेगी। तो राज्य के सामने एक बहुत बड़ा क्या था, बहुत मुश्किल घड़ी थी कि हमें जो सोशल स्टेटस है उसमें एक फाइन बैलेंस बना के रखना है। लेकिन जो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 13 है, ये यहाँ पे क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे थे। तो इस वजह से एक दिक्कत आ रही थी, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे संविधान जो निर्माण हुआ, ये कुछ अंतर विरोधों की वजह से हमें देखना पड़ा कि हमें फील होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ गैप है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। आगे देखते हैं। हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही रीजन हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर या फिर लोकहित। लोकहित में ही आप क्या कर सकते हो? किसी के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो? ले सकते हो उससे। तो एक उसी कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई आपसे आपकी प्रॉपर्टी लेता है, आपसे आपकी प्रॉपर्टी लोकहित में ही क्यों ना ले रहा हो कोई, तो उसके बदले आपको कंपेंसेशन देना बहुत जरूरी है। राज्य अगर आपसे लोकहित में आपकी प्रॉपर्टी लेता है, तो उसके बदले राज्य आपको कंपनसेशन देगा। ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड था। तो ये जो चीजें थी, सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करने जा रही थी। तो आप लोगों के ध्यान में ये बैकग्राउंड कंप्लीटली आ गया होगा। अब एक वर्ड है लैंड रिफॉर्म। इससे रिलेटेड इसके आजू बाजू काफी चीजें चलने वाली है। इसको भी थोड़ा मैं पीछे से कनेक्ट करूं तो क्या हो रहा था, आजादी में कुछ लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे वो लेबर्स थे, और चाहे वो वुमेन्स थी। इनका इनका आजादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अपने अपने एंड पे हर किसी का रोल था, लेकिन हर किसी के आजादी के मायने अलग अलग थे। इन लोगों के लिए आजादी का मतलब ये नहीं था कि भारत के कुछ लोग हमारे संविधान सभा नहीं, पार्लियामेंट में, सदन में बैठेंगे। इन लोगों के लिए आजादी का मतलब ये नहीं था। फार्मर्स के लिए आजादी का मतलब था कि उनको जमींदारों से छुटकारा मिल जाए। उनका मतलब ये था कि हम लोग अपने खेतों में इतना काम करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, तो एक इतना बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में हम जमींदारों को क्यों दें। लेबर्स के लिए अलग था, SC ST OBC के लिए अलग था, और वुमेन्स के लिए अलग था। वुमेन्स के लिए ये जरूरी नहीं था कि कोई इंसान संविधान में संसद में बैठे। वुमेन्स के लिए ये था कि उनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो, काफी अच्छे से बढ़े, या फिर उनके जो घर से रिलेटेड काम है उसको भी समाज में वैल्यू दी जाए, क्योंकि वो भी तो काम है। और हम देखें कि आगे पार्लियामेंट
रेगुलेटरी प्रोसेस में भी कोई काम हो, सारे लीगल जो काम होते हैं उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो। महिलाओं के लिए आजादी का अर्थ इतना मात्र था। इस सब चीज से रिलेट करता है लैंड रिफॉर्म। अब क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म के बेसिकली मायने अलग अलग थे, काफी अलग अलग तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए लैंड रिफॉर्म के कुछ सेपरेट मायने थे। जैसे कि इसको कंप्लीट हटाना था, जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम, एबोलाइजेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। क्योंकि जो फार्मर थे वो बहुत परेशान हो गए थे इस जमींदारी सिस्टम से, उनका बहुत हनन देखने के मिला सामाजिक तौर पर। तो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क इसको किया गया कि इसको हटा दिया जाएगा। दूसरा, मैंने जैसे आप लोगों को मेंशन किया, एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल चल रहा था, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आर्टिकल 39 के तहत स्टेट क्या डिसाइड करेगा, स्टेट क्या ध्यान में रखेगा, स्टेट क्या प्रयास करेगा। स्टेट प्रयास करेगा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाए, एक जो गरीब लोग हैं बहुत ज्यादा गरीब ना हो, इन लोगों के बीच में एक फाइन बैलेंस बना रहे। तो अब ये कैसे करेगा स्टेट, इनकी जो जमीन है इनको छीन के या इसको लेके उन लोगों को देना जिन लोगों को क्या है, कृषि के लिए रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें करने के लिए एक बार सेट कर दिया गया, 25 एकड़ से ऊपर भी किसी की कोई जमीन होगी, उस जमीन का क्या करना है, उस जमीन को लिया जाएगा, स्टेट लेगा और एग्रीकल्चर के रूप में उन लोगों को देगा जो लोग जिन लोगों को इसकी जरूरत है। ठीक, और आए दिन हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट जो भूमि होती है, भूमि लैंड, ये एक स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। अब स्टेट लिस्ट यहाँ पे ध्यान रखें, शेड्यूल 7 के तहत हमारे पास 3 लिस्ट आती है, एक है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको कहते हैं राज्य सूची, इसको कहते हैं केंद्र सूची और इसको कहते हैं समवर्ती सूची। तो जो भूमि था, लैंड सेटलमेंट था, ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक था। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट एक्टिवली देखा जा रहा था कि एक्टिवली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, स्टेट उसको बढ़ चढ़ के उसमें क्या कर रहा था, भाग ले रहा था, बढ़ चढ़ के उसको क्या कर रहा था, करवा रहा था। तो ये कुछ बैकग्राउंड है, स्थिति आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट बात जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, उसकी जरूरत महसूस हुई कुछ लोगों को। उसकी जो जरूरत है हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप लोगों को ये डाइजेस्ट करना जरूरी है कि हमारे पास हमारे देश की उस समय क्या स्थिति बनी हुई थी, सोशल स्थिति, सोशल जो दिक्कतें थी हमारे पास, क्या हमारे देश में चल रही थी, इकोनॉमिक क्या दिक्कत चल रही थी, हमारे जो स्टेट था, हमारे जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो किस तरीके से लैंड सेटलमेंट को लेके, लैंड रिफॉर्म्स को लेके एक्टिवली कार्य कर रहे थे। ये बैकग्राउंड आपने इस वीडियो से हासिल कर लिया होगा। तो आगे रिजर्वेशन से रिलेटेड कैसे अलग अलग केस आए, रिजर्वेशन एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होते ही रिजर्वेशन को कितने डायरेक्शन में इलेबोरेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लिया, कौन सा केस स्टार्टिंग में गया रिजर्वेशन से रिलेटेड, ये जो आगे की डेप्थ नॉलेज होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।